हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 1 जो है विच इज़ डीएनए, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 6 विच इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको आज कवर करेंगे हम लोग। इसका टॉपिक नंबर 1, ठीक है, विच इज डीएनए। ठीक है, देखो बेटा, छोटे क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़े हो, इसको बस हम लोग यहाँ पे एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या है बेटा डीएनए का फुल फॉर्म? तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो एज पर द नेम ऑफ डीएनए हमको ये क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि नेचर जो होगा डीएनए का वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट डीएनए के बारे में ये ऐड कर सकते हैं बाबू कि डीएनए का नेचर कैसा होता है? डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दूसरी बात, ये बेटा कोई ना कोई चार्ज कैरी करेगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। तो डीएनए के रिस्पेक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये साइंस है बाबू, यहाँ हर चीज हेंस प्रूव्ड होता है। अगर आपको ये बात बोली जा रही है कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, तो इसको किसी ना किसी ने तो बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड करेंगे कि फ्रिडरिच है बेटा साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, 1869 में नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज Friedrich, who observed DNA is acidic। ठीक है, फ्रिडरिच ने सबसे पहली बार ये चीज ऑब्जर्व किया था कि डीएनए जो होता है इसका नेचर जो होता है ये एसिडिक होता है। और दूसरी बात कि न्यूक्लियस के इनसाइड, आप 11th में पढ़े होंगे सेल के बारे में। मान लो बेटा ये कोई सेल है, इनसाइड द सेल यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को बताने वाले कौन थे? फ्रिडरिच थे। ठीक है, फ्रिडरिच ने सबसे पहली बार ये बताया कि डीएनए का नेचर एसिडिक होता है एंड डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो फ्रिडरिच ने डीएनए के लिए एक नाम दिया जिसको बोला गया न्यूक्लियन। ठीक है, तो फ्रिडरिच का यहाँ पे आपको दो योगदान दिख रहा है। एक तो फ्रिडरिच ने बताया कि डीएनए एसिडिक स्वभाव का होता है, और दूसरा डीएनए के लिए ये जो नाम है न्यूक्लियन, ये भी फ्रिडरिच ने ही दिया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहां पे ऐड करते हैं। एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड टर्म्ड एज न्यूक्लियन। ठीक है, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को बोलते हैं बेटा हम जेनेटिक मटेरियल।
क्यों बोलते हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, इसको समझोगे, ठीक है। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए बाबू जीन कैरी करता है, ठीक है। अब क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसको देखो, देखिए इधर डीएनए, ठीक है। आपको हम क्या बोले कि डीएनए क्या कैरी करेगा, जीन कैरी करेगा। हमेशा ये चीज देखते होगे ना कि कोई भी अगर अनरिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स के बारे में हमको नहीं पता, तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि 50% पेरेंटल डीएनए जो है ये कॉपी पेस्ट होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि 50% जो डीएनए होगा पेरेंट्स का वो अपने में कॉपी पेस्ट होगा, और जब डीएनए 50% पेस्ट होगा तो साथ में वो क्या लेकर के आएगा, जीन्स लेकर के आएगा। इसीलिए वी आर लुक लाइक योर, आपके पेरेंट्स की तरह हम दिखते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। या तो आप अपने मदर जैसे दिखोगे या तो आप अपने फादर जैसे दिखोगे, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 50% पेरेंटल डीएनए कॉपी पेस्ट होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, और जब भी डीएनए आता है तो अपने साथ जीन लेकर के आता है। तो ये जो इनहेरिट वाला सिस्टम है ना, जो जीन्स के इनहेरिटेंस का सिस्टम है, ये डीएनए से ही होता है। सो डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। क्यों ये जेनेटिक मटेरियल कहलाया, क्योंकि इट कैरी जीन्स, क्योंकि ये जीन कैरी करता है, इसलिए इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार बेटा स्ट्रक्चर देखो आप डीएनए का, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, जहां पे 2 स्ट्रैंड हमको दिख रहे हैं, इसके डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ठीक है। ये कॉइल्ड फॉर्म में है। अब क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड दिख रहा है, कॉइल्ड है, इसलिए इसको बोला गया कि ये डबल हेलिक्स मॉडल है। तो डीएनए इज कैसा मॉडल है बाबू, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो कि यहां से पूछा गया है लास्ट टाइम भी, कि अगर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, या आपको ऐसा बताया जा रहा है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल, तो किसने बताया था, सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था कि डीएनए इज डबल हेलिक्स? तो वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ये बेटा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1953 में ये बात बताई कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर? चलिए एक बात हम लोग यहाँ पे और समझेंगे, फिर हम आपको यहाँ फेयर में ले आते हैं। देखो यहाँ बेटा ध्यान देना, अगर हम आपको ये समझा रहे हैं कि डीएनए इज लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ ये दिखता है, ठीक है, तो इसका कुछ यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट है। ये बताया गया कि डीएनए का एक स्ट्रैंड इज रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। पहला जो है ये 5-3 के डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंड द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल टू द फर्स्ट वन। अगर पहला 5-3 है तो ये उसके एंटी पैरेलल यानी विपरीत हो जाएगा 3-5, ठीक है। अब ये 5-3 या 3-5 है क्या बाबू? इसको हम मेजरली बोल सकते हैं कि इट इज अ डायरेक्शन जिसमें डीएनए जो है ये फ्लो करता है, या जिस डायरेक्शन में डीएनए फ्लो करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए का डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि ये कहां से कहां मूव करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। और सेकंड वाला ये लॉजिकल है कि पहले के एंटी पैरेलल होता है, तो अगर पहला 5-3 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा जो होगा ये 3-5 हो जाएगा। इसके बारे में आपको हम क्या बोले कि इट इज अ डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डायरेक्शन है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी डायरेक्शन है, लेकिन इसको हम कुछ नाम देते हैं। समझो यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको हम कुछ नाम देंगे। जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड कहलाएगा बाबू कोडिंग स्ट्रैंड। और 3 से 5 वाले को हम नाम देते हैं टेम्पलेट
स्ट्रैंड। सो बेसिकली आपको इससे समझ में क्या आया कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बताया था। पहली बात। दूसरी बात कि अगर इसके पास दो स्ट्रैंड हैं तो पहला 5 यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करता है और दूसरा पहले के एंटी पैरेलल होता है, तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हम यहां ऐड कर सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं हम कि डीएनए हैव 2 स्ट्रैंड। फर्स्ट is run from 5 prime to 3 prime direction, whereas second strand is run from 3 prime to 5 prime direction। और जो आपको मैंने बताया अभी कि उसको कुछ नाम हम देते हैं, दोनों स्ट्रैंड को कुछ नाम देते हैं हम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड is known as coding strand, and 3 prime to 5 prime strand is known as template strand। बस all done। The introduction of DNA is completed। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना कुछ मेजर इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, next we move to the next segment, which is composition of DNA। composition of DNA समझना, इधर आपको हम यहां पे रफली एक चीज समझाते हैं, इसको ध्यान दो जरा। अगर बेटा हम डीएनए के बारे में बात करें ना, तो कुछ चीजों से मिलकर के इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगर हम डीएनए के बारे में पढ़ें तो कुछ चीजें हैं जो मिलकर के डीएनए को बनाती हैं। क्या क्या है वो चीजें, समझो जरा इधर। सबसे पहला कंपोजिशन है डीएनए का बेटा सुगर, दूसरा कंपोजिशन है बेस, और तीसरी चीज जो डीएनए को बनाती है दैट इज फॉस्फेट। ठीक है, अब इन तीनों से मिलकर के आपका डीएनए बनता है। आया समझ में? ठीक, अब एक चीज यहां ध्यान दो कि जब ये तीनों मिलेंगे ना, जब ये तीनों मिलेंगे इट मीन्स शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो क्या हमको समझ में आया कि जब एक शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट मिलता है तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, एंड और एक चीज यहीं पे ऐड कर लो, द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो यहां जो खेला है बाबू वो टाइड और साइड का है। टाइड हम किसको बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर बेस फॉस्फेट। और साइड किसको बोलोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस। आया समझ में? तो मेजरली ये तीनों मिलकर के डीएनए को बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एक चीज और यहां समझो रफ में, आप वन मोर थिंग, ये बेटा डीएनए अपना डबल हेलिक्स मॉडल। आपको हम यहां पे क्या बोले कि ये तीन मिलकर के डीएनए को बनाएंगे, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। एक चीज बाबू ध्यान दोगे कि ये जो स्ट्रैंड हमको दिख रहा है, ये जो दो स्ट्रैंड हमको दिख रहा है, दे आर बैकबोन ऑफ डीएनए। ये डीएनए का बैकबोन कहलाता है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट।
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो कि बैकबोन कहलाते हैं वो शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। तो शुगर अपना दिख गया, फॉस्फेट भी हो गया, बचा कौन? बेस। तो बेस का क्या लॉजिक है? बेस के बारे में ये बताया गया कि इनसाइड द डीएनए 1 2 3 4 इनसाइड द डीएनए बेसेस आर अरेंज्ड। ये डीएनए के अंदर ये है बेटा बेसिस, ठीक है। तो हो गया पूरा कंपोजिशन, पूरा कंपोजिशन अपना बन गया कि डीएनए के बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट है और डीएनए के इनसाइड कौन अरेंज है? बेसिस। कितने बेसिस? तो 4 बेसिस हैं जो अरेंज्ड हैं इनसाइड द डीएनए। 4 बेसिस हैं। फर्स्ट बेस बेटा एडिनिन कहलाता है, दूसरा बेस ग्वानिन कहलाता है, तीसरा बेस साइटोसिन कहलाता है और चौथा बेस जो है ये थाइमीन कहलाता है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो ये 4 बेसेस हैं विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए एंड द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। क्लियर? तो ये हम आपको एक रफ ओवरव्यू दिए हैं। अब बैक करते बेटा टॉपिक में, जो आपको अभी हम समझा रहे थे उस पे आते हैं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ सबसे पहली चीज बेटा जो डीएनए को बना रही थी शुगर, दूसरा है बेस और तीसरा है फॉस्फेट। ठीक। जब हम शुगर के बारे में बात करें तो शुगर भी 2 तरीके के होते हैं। एक और चीज समझो यहां पे, ठीक है। एक जिसके बारे में हम फिलहाल पढ़ रहे हैं और दूसरा जिसके बारे में आप सुने तो हो, जानते शायद नहीं होगे, सुने तो हो कि क्या होता है ये आरएनए, ठीक है। समझो जरा यहां डीएनए को मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक मटेरियल। सिमिलरली आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि वायरस, ठीक है। तो इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक। अब सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बारे में हम बात करें कि डीएनए के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि शुगर से बनता है ना, और डीएनए में क्या होता है? बेसेस होते हैं और क्या होता है? फॉस्फेट होता है। यही समझो ना। सिमिलरली आरएनए भी शुगर, बेस और फॉस्फेट से मिलके बना है। इन तीनों को हम साथ में न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, है ना। और आरएनए के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि ये भी बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का ही बना होता है, ठीक है। अब अगर हम शुगर के बारे में बात करें बेटा तो डीएनए के पास भी शुगर हमको दिख रहा है और आरएनए के पास भी शुगर दिख रहा है। तो एक चीज देखो यहां कि दोनों शुगर क्या सेम होंगे? जो डीएनए को बना रहे हैं और जो आरएनए को बना रहे हैं, दोनों शुगर क्या सेम होंगे? नहीं। डीएनए के पास जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए के पास जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे इधर तो यहां देखोगे डीऑक्सी राइबोज, डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज उसके फुल फॉर्म में ही उसका शुगर है। आरएनए के बारे में क्या जानते हैं हम? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसके फुल फॉर्म में ही उसका शुगर है। तो डीएनए के पास जो शुगर होता है उसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं और आरएनए के पास जो शुगर होता है उसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं। सो दैट्स द डिफरेंट बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ओके, तो यहां पे हम ऐड क्या कर दें
कि जो शुगर डीएनए में मिलेगा उस शुगर को हम कौन सा शुगर बोल देंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है? अब देखो यहां एक और चीज, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर, तो वैसे ही यहां पे स्ट्रक्चर इसका बनेगा डीऑक्सी राइबोज का और राइबोज का। ध्यान देना क्या क्या मेजर डिफरेंस है दोनों में। देखो फर्स्ट पोजीशन OHH, सेकेंड पोजीशन HH, थर्ड HOH, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन CH2OH एंड H। फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर। तो कंप्लीट शुगर के स्ट्रक्चर में बेटा हमको दिख क्या रहा है कि टोटल 5 पोजीशन है यहां, और 5 को हम पेंटा बोल सकते हैं। इसीलिए शुगर के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो कि इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटोज शुगर। इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटोज शुगर। ठीक है, अब यहां पे एक बार डिसिमिलैरिटी देख लो। डीऑक्सी राइबोज का ये स्ट्रक्चर, राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लगभग सेम बनेगा। डिफरेंस क्या है कि यहां पे सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन अलग दिख रहे हैं। राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन सेम होता है। देखा जाए, फर्स्ट पोजीशन OH अटैच विथ H, सेकंड पोजीशन सेम। और आपको मैंने क्या बताया कि आरएनए में सेकंड और थर्ड पोजीशन हमेशा सेम होता है, CH2OH H एंड O। यहां भी 1 2 3 4 एंड 5, 5 पोजीशन यहां भी है। इसको भी हम बोल सकते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, इसको भी हम पेंटोज शुगर बोल सकते हैं। तो शुगर यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसको देखो यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। OH attach with H, second position HH, third position HOH, यहां बन गया CH2OH and O, that's all। है समझ में? तो ये बन गया बेटा अपना शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, विच इज प्रेजेंट इन DNA। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट, बेसेस पे आते हैं। बेस के लिए बाबू सबसे पहला एक चीज याद रखना कि 4 बेस जो डीएनए में हैं वो सारे नाइट्रोजीनस होते हैं। और अगर ये नाइट्रोजीनस हैं, बेसेस आर नाइट्रोजीनस इन नेचर, अगर ये नाइट्रोजीनस हैं तो नाइट्रोजन कैरी करेंगे, है ना? अब यहां मैंने आपको समझाया था कि डीएनए हैव 4 बेसेस, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। इन 4 बेसेस को बेटा 2 हिस्से में बांट दिया गया है। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को हम बोलते हैं पायरिमिडीन। ठीक है, नाउ फर्स्ट 2 बेसेस दैट इज एडिनिन एंड ग्वानिन आर एग्जाम्पल ऑफ प्यूरीन, जबकि ये जो नेक्स्ट 2 बेसेस हैं साइटोसिन और थाइमिन आर एग्जाम्पल ऑफ पायरिमिडीन। ध्यान देना यहां पे क्या क्या चीजें हम यहां पे ऐड करते हैं, ध्यान दो। देखो, प्यूरीन बोलता है कि हम डबल रिंग बनाएंगे, तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर हमको डबल रिंग वाला दिखेगा, जबकि पायरिमिडीन का कहना है कि ये सिंगल रिंग में खुश है, तो ये बनाएगा बेटा सिंगल रिंग। अब क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि बेसेस हैं, नेचर इनका नाइट्रोजीनस होता है, तो ये जो भी रिंग बनाएंगे वहां पे नाइट्रोजन हमको प्रेजेंट मिलेगा। देख लो एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये। देखो, प्यूरीन का डबल रिंग, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, क्वेश्चन यहां से मेजरली क्या पूछा जाता है, सुनना,
कि प्यूरीन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का पोजीशन बताइए। प्यूरीन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का पोजीशन बताइए। यहां पे हमको बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन बैठा है, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, सेवेंथ पे नाइट्रोजन है और नाइन्थ पे नाइट्रोजन है। इट मींस कि प्यूरीन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन कहां कहां, 1, 3, 7 एंड 9। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्यूरीन, क्या क्या लिखोगे? आपको यहां पे समझाया हम अभी कि फर्स्ट 2 बेसेस आर एग्जाम्पल ऑफ प्यूरीन। तो यहां पे क्या लिख दोगे बेटा? एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, चलिए पायरिमिडीन पे मूव करते हैं। क्या बोला? ये सिंगल रिंग बनाएगा। बड़ा इजी है, ये डबल रिंग बना रहा था, ये सिंगल रिंग बना रहा है। एक को ढक देते हैं हम, सिंगल रिंग, पहला रिंग को यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया काम, डन। चलिए एक रिंग जो यहां पे हमको दिख रहा है, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन एंड थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम क्वेश्चन, पायरिमिडीन के सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का पोजीशन बताइए। क्या क्या दिख रहा है? 1 और 3। दूसरा, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ पायरिमिडीन? साइटोसिन एंड थायमीन। क्लियर? लास्ट, फॉस्फेट। देखो इसको बेटा लिखते हैं हम ऐसा, तो सर पे ही इसके नेगेटिव चार्ज है ना? तो अगर ये खुद नेगेटिव है तो अपने दोस्त को क्या कर देगा? नेगेटिव करेगा, है ना? सराउंडिंग का होता है ना असर। आप जैसा फ्रेंडशिप रखोगे, जैसे आपकी सराउंडिंग्स होंगी, वैसे ही हो जाओगे। तो सेम है, फॉस्फेट अपने नेगेटिव है, तो क्योंकि ये डीएनए के साथ बैठा है तो डीएनए को भी क्या बना रहा है? ये नेगेटिव बना रहा है। आपको हम पहले स्लाइड में यहां पे एक चीज समझाए थे, देखो कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एसिडिक इन नेचर। तो ये जो भी इसमें गुण आए हैं, ये सब किसकी वजह से आए हैं? फॉस्फेट की वजह से आए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है बाबू कि डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज किसकी वजह से है? ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। फॉस्फेट ग्रुप जो यहां बैठा है, इसका एकमात्र काम यही है कि टू मेक डीएनए को, टू मेक डीएनए एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। आया समझ में? तो ये था बेटा कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ डीएनए विच इज मेड अप ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। यहां पे हम ऐसा कुछ ऐड कर दें जो अभी मैंने समझाया भी था आपको कि द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस, इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, इट इज न्यूक्लियोटाइड। ऑल डन? देखो यहां क्लियर हुआ कि नहीं? एक चीज बाबू हम आपको और यहां पे समझाते हैं रफ में, ध्यान देना। आपको मैंने क्या बोला कि पूरा डीएनए अपना शुगर, बेस और फॉस्फेट से मिलके बना है। शुगर, बेस और फॉस्फेट से मिलके बना है। इट मींस कि हम बोल सकते हैं क्या कि पूरा डीएनए अपना न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। बोल सकते हैं ऐसा? अब न्यूक्लियोटाइड में क्या कंडीशन है कि न्यूक्लियोटाइड तो बेटा एक नहीं है कि पूरे डीएनए में सिर्फ एक ही शुगर है, एक ही बेस है या एक ही फॉस्फेट है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना? देयर आर मेनी शुगर, मेनी बेसेस एंड मेनी फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो मेनी के लिए हम क्या ये वर्ड यूज कर सकते हैं? पॉली कर सकते हैं। तो देखो, तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि पूरा डीएनए जो है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना है। अगर हम ऐसा बोलें कि डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, तो कुछ गलत तो नहीं है ना?
क्योंकि यहाँ हमने पीछे यही चीज़ तो पढ़ा है कि डीएनए का कंपोजिशन इन तीनों से ही मिलकर के बना होता है, और ये तीनों जो हैं वो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका एक मेजर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि डीएनए का क्या कंपोजिशन है, क्या नेचर होता है, डबल हेलिक्स है, कितने स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो जो मेजर कंपोजिशन है वो ये हो गया इसका। और इसके बाद का जो टॉपिक है यानी लेक्चर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपका काम है कि ये पूरा आप रिवाइज करके रखो, ठीक है, ताकि जब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर लें तो आपको कोई भी इशू ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।